नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। जैसा कि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम KVS PRT 2015 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। अब हम अपने क्वेश्चन पेपर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश का, जिसमें लिखा है इन ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल लेटर्स। यानी कि ये जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें जो कैपिटल लेटर में वर्ड दे रखा है, इसके सिमिलर मीनिंग आपको चूज करना है ABCD इन 4 ऑप्शन में से। सिमिलर मीनिंग मतलब उसका सिनोनियम। देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट में डिटरमाइंड। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेके डिसाइड करना या फिर कोई दृढ़ निश्चय करना कि आज मुझे ये काम करना है। जैसे आपने डिसाइड किया कि आज मुझे 2 घंटे पढ़ाई करनी है, ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो C ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डिसाइडेड। क्योंकि डिटरमाइंड का सिंबल क्या होता है? डिसाइडेड। डेडली नहीं होता है, स्टबर्न जिद्दी को कहते हैं, और पर्पसफुल भी इतना यहाँ पे सुइटेबल नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। गियर्ड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ करने के लिए आगे बढ़ना। तो जॉब नहीं होगा, रिजल्टेड भी नहीं होगा, अचीव्ड भी नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटेंडेड। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का तो मीनिंग आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, यानी कि जो चीज़ सार्वभौमिक हो, हर जगह समान हो। तो यहाँ पे लिमिटेड होगा नहीं, वाइड एवरेज होगा या फिर फ्री होगा। तो यूनिवर्सल मतलब वाइड स्प्रेड, सभी जगह समान, मतलब सार्वभौमिक होना जिसे कहते हैं। कॉन्ग्रीगेशन, इसका मतलब क्या होता है? गैदरिंग से होता है, जैसे हम लोग के स्कूल वगैरह में भी होती थी जब। तो ये 4 तो हमारे सिनोनियम्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका हमें सिमिलर मीनिंग पता करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारे क्वेश्चंस हैं अब अपोजिट के, यानी कि जिसे हम कहते हैं एंटोनियम्स भी। देखिए कैपिटल लेटर में जो वर्ड्स लिखे हैं आपको इसका अपोजिट वर्ड इसमें से फाइंड करना है। एक्साकर्वेट का मतलब क्या होता है? देखिए जो एक्साकर्वेट होता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ खराब करना। तो डिक्रीज, डिक्रीज भी कोई चीज़ घटाना हो गया। वॉर्स, वॉर्स भी नहीं होगा, ये तो हमारा एक्साकर्वेट का सिमिलर हो गया। एग्रेवेट भी नहीं होगा, ये भी हमारा इसका सिनोनियम होता है। लेकिन जो प्रोग्रेस है वो हमारा इसका अपोजिट होता है, क्योंकि एक्साकर्वेट मतलब होता है कोई चीज़ खराब करना और प्रोग्रेस मतलब उन्नति। माइडिएट, इसका मतलब क्या होगा? वेरियस होगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, एक्सपेक्टेड होगा या फिर फ्यू होगा। माइडेड मीन्स होता है बहुत सारी, मतलब अनंत संख्या में कोई चीज़ का होना या लोगों का होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका उल्टा? फ्यू, यानी कि बहुत थोड़ा सा होना। इम्बार्केशन का मीनिंग क्या होता है? देखिए इम्बार्केशन का मतलब होता है लोडिंग करना। जैसे कि एक जो एक्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, शिप या प्लेन में लोडिंग की जाती है, उस प्रोसेस को ही हम इम्बार्केशन कहते हैं। तो इसका अपोजिट क्या होगा? अराइवल होगा? नहीं भैया, अराइवल मतलब क्या होता है? पहुंचना होता है। एक्सपर्जन भी नहीं होता है, माइग्रेशन भी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? विड्रॉल करना, कोई चीज़ निकालना। हम लोड करना, लोड करने में क्या करते हैं हम लोग? कोई चीज़ डालते हैं और निकाल, और फिर विड्रॉल मतलब कोई चीज़ खाली करना, यानी कि निकालना। नेक्स्ट हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इम्पल्सिव। देखिए इम्पल्सिव का मीनिंग क्या होता है? कि अचानक से कोई काम करना बिना किसी योजना बनाए। तो क्या इसका राइट आंसर एब्रप्ट होगा? नहीं। पैशनेट होगा या फिर वायलेंट होगा? ये सब तो इसके कोई मीनिंग नहीं बनते। इसका राइट आंसर हो जाएगा काम, एकदम शांत होना। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा 9th का है। ही वॉज, यहाँ पे हमको फिलिंग द ब्लैंक्स को फिल करना है। ही वॉज फ्राइटेंड। देखिए वॉज प्लस थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है? कि ये हमारा पैसिव वॉइस दे रखा है। कौन सा? पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे टू बी किल्ड होगा या फिर टू बीइंग किल्ड होगा या फिर फॉर बीइंग किल्ड होगा या फिर ऑफ बीइंग किल्ड होगा? जरा सोचिए और बताइए कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए अपना आप लोग भी। ही वॉज फ्राइटेंड, उसे डर लगता है। देखिए आपने एक रूल्स पढ़े होंगे थोड़े से, यहाँ पे बहुत सिंपल सा है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा थोड़ा लोचा है। वो ये है कि फ्राइटेंड हो गया, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि वो अपने साथ में कोई पर्टिकुलर ही प्रीपोजिशन को लेते हैं।
ये नहीं कि वो कॉमन चल जाए। तो यहाँ पे जो फ्राइटेंड है हमारा, जो फ्राइटेंड है इसके साथ में जो इसका राइट आंसर बैठेगा वो होगा ऑफ बीइंग किल्ड। अब मैंने ऑफ क्यों लिया, टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि मैंने ऑफ इसलिए लिया क्योंकि फ्राइटेंड हो गया आपका, एफ्रेड हो गया। देखिए ये कुछ वर्ड हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एफ्रेड हो गया, अक्यूज्ड हो गया, इन सभी वर्ड्स के साथ में जो आपकी प्रीपोजिशन आती है वो ऑफ यूज़ होती है, इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ का यूज़ किया है रेदर देन टू। यहाँ पे टू नहीं आएगा। बी वाला काफ़ी बच्चों ने दिमाग में बी वाला लगाया होगा, बट आपका बी वाला रॉन्ग है, क्योंकि फ्राइटेंड अपने साथ में पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लेता है जो कि ऑफ होती है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 9th वाले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ऑफ बीइंग किल्ड। डी ही क्यों होगा, क्योंकि जो फ्राइटेंड वर्ड है उसके साथ में जो आपका प्रीपोजिशन आता है वो आपका ऑफ आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशन डैश कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग, या फिर कंटिन्यू टू पैरालाइज्ड, या फिर कंटिन्यू पैरालाइज्ड, या फिर पैरालाइज्ड एंड कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे सोचिए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग। देखिए टिक गलत लगाया, यहाँ पे बी नहीं होगा, 10 का ए होगा, दो कैसे गलत लग गया। हाँ, द सिचुएशन कंटिन्यू टू बी पैरालाइजिंग, क्योंकि प्रीपोजिशन के साथ में जीरेंड वर्ब की फॉर्म आती है, और जीरेंड वर्ब की फॉर्म कौन सी होती है हम जानते हैं, आईएनजी फॉर्म होती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला राइट होगा हमारा, टू बी पैरालाइजिंग, 10th का ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। अब 11th नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, डैश नोबडी कुड स्टॉप देम, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या बात हो रही है यहाँ पे, सो वॉज द एंथुसियाज्म, या फिर यहाँ पे होगा एस वॉज द एंथुसियाज्म, या फिर सच वॉज द एंथुसियाज्म, या फिर सच वॉज द एंथुसियाज्म दैट। देखिए एस लगा के, जैसे लगा के तो हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिंपल सा एक सेंटेंस कहा गया है कि नोबडी कुड स्टॉप देम, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसका मतलब क्या होगा, सच वॉज द एंथुसियाज्म दैट, कि उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि हाँ भैया इस बार वो फोड़ के ही मानेगा। जैसे कि आप लोग इस समय इतने एनर्जेटिक है इस KVS की परीक्षा के लिए कि कुछ भी हो जाए जी जान लगाएंगे और इस एग्ज़ाम में सफल होके दिखाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे सेंस आता है। डी वाला हमारा राइट होगा, सच वॉज द एंथुसियाज्म दैट। सच के साथ में यहाँ दैट जाएगा, एज नहीं जाएगा। सच के साथ में एज भी आता है, बट ये जो केस है आपका यहाँ पे दैट आएगा। 12th क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। एवरी, तो हमारा 11 का देखिए डी वाला राइट हो गया। 12th की बात करते हैं। एवरी शेक्सपियरियन हीरो हैज़ एन इंटरनल डैश इन हिज कैरेक्टर। तो 12th वाले में क्या होगा कि जो हर शेक्सपियरियन हीरो है उसके अंदर खुद का क्या होता है, कैरेक्टर होता है। डिफेक्ट होगा, फ्लॉ होगा, वीकनेस होगा, फॉल्ट होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा FLAW, फ्लॉ, सी। इसका मतलब होता है एक निशान या दोष जो मतलब किसी भी वस्तु या पदार्थ को खराब करता है। मतलब हर व्यक्ति में कोई ना कोई मतलब ऐसा निशान या कोई दोष होता ही है ना एक तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर माना गया है वो हमारा सी वाला ही माना गया है। बाकी तो सिमिलर वर्ड फॉल्ट वगैरह भी हैं, लेकिन राइट आंसर हम सी के साथ जाएंगे। 13 क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ही इज़ अ केयरफुल पर्सन, ही नेवर टेक्स साइड बट रिमेन्स। बहुत केयरफुल पर्सन है, ही नेवर टेक्स साइड बट रिमेन्स। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या होगा दोस्तों, पार्शियल होगा, बाइस्ड होगा, न्यूट्रल होगा, या फिर प्रीज्यूसिड होगा। देखिए 13 वाले का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल। न्यूट्रल किसे कहते हैं, जिससे कोई फर्क ना पड़ता हो, ठंडी गर्म बरसात वगैरह जो कुछ भी हो, कि वो इतना केयरफुल पर्सन है कि वो कभी भी मतलब नेवर टेक साइड बट रिमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अब देखिए 14 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमको एरर फाइंड आउट करनी है अपनी। देखिए 14 क्वेश्चन में क्या करना है, हमें एरर को फाइंड करना है। चूज द वर्ड ऑन फ्रेज विच इज इनकरेक्ट इन स्टैंडर्ड रिटर्न इंग्लिश। इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एस डी। एन इंडियन शिप लेडन विच मर्चेंडाइज गॉट ड्राउंड इन द पैसिफिक ओशियन। ओशियन नहीं लिखा है, पैसिफिक लिखा है, हम समझ गए कि ओशियन ही है वो। या फिर देखो बताइए इसमें कौन सा राइट है, ए वाला राइट है, बी वाला राइट है, सी वाला राइट है, या डी वाला राइट है। लेकिन सोचिए आप लोग थोड़ा सा अपना देखिए, इसमें जो राइट आंसर है, जो इसमें एरर दे रखी है वो आपके इस वाले पोर्शन में दे रखी है, गॉड ड्राउंड में।
अब इसमें क्या एरर दे रखी, देखिए गॉड के यहाँ पे ड्राउंड नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे बात हो रही है इंडियन शिप की, जो किस में आती है, एक हमारा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट में आती है, और ड्राउंड किसके साथ में आता है, ये हमारा यूज़ होता है एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ में, यानी कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वर्ड यूज़ होगा ड्राउंड की जगह वो होगा हमारा संक, SUNK। तो गॉड ड्राउंड की जगह क्या आएगा, गॉड संक आएगा, क्योंकि संक जो होता है वो एनिमेट जो ऑब्जेक्ट हो या फिर इनएनिमेट हो दोनों के साथ में आता है, लेकिन ड्राउंड जो होता है वो सिर्फ हम एनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ में ही लगता है। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 15 का। आफ्टर द ह्यूमिलिएटिंग एक्सपोजर नितिन हैंग हिज हेड इन शेम। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इस बी वाले में रॉन्ग दे रखा है, नितिन हैंग नहीं होगा, नितिन हंग होगा, HUNG। तो 15 वाले का राइट आंसर हो जाएगा नितिन हंग। अब हम हमारे हिंदी वाले पोर्शन पे आते हैं। देखिए इन प्रश्नों में दिए गए शब्द के समानार्थक शब्द का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। विप्र दे रखा है, आपको उसके समानार्थी ढूंढना है। निर्धन होता है, धनी होता है, ब्राह्मण को कहते हैं, सैनिक को कहते हैं। देखिए विप्र जो होता है उसका जो समानार्थी होता है वो ब्राह्मण होता है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी हो जाएगा। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। आरबी भाव, इसका जो समानार्थी होता है मृत्यु होता है, या फिर मोक्ष होता है, या फिर उत्पत्ति होता है, या फिर वानप्रस्थ होता है। तो 17 जो है आरबी भाव, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, क्योंकि इसका मतलब जो इसका समानार्थी होता है वो होता है उत्पत्ति। आरबी भाव होना यानी किसी चीज़ की उत्पत्ति होना। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए शब्दों के विपरीत शब्द का चयन कीजिए। देखिए अनुरक्ति, अनुरक्ति का विलोम क्या होगा, आसक्ति होगा, उक्ति होगा, विरक्ति होगा, या विज्ञाप्ति होगा। तो ये तो बहुत सिंपल है, अनुरक्ति का क्या हो जाएगा हमारा, विरक्ति हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर क्या हो गया बच्चों, बी हो गया। स्वप्न, स्वप्न का राइट क्या होगा, निद्रा होगा, ध्यान होगा, जागरण होगा, या फिर मनन होगा। स्वप्न मीन्स क्या होता है, सपना। सपना कब देखते हैं, सोते हुए देखते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, जागरण हो जाएगा, बी वाला। 19 का बी राइट हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे 20 क्वेश्चन पे। देखिए इसमें मुहावरों का हमें सही अर्थ बताना है। आंखें बिछाना, तो आंखें बिछाना मुहावरे का राइट आंसर क्या निकल के आएगा, देखिए आंखें बिछाना का क्या चिंता में पड़ना होता है, नहीं भैया। आंखें बिछाना तो अच्छा सेंस है कि कोई आ गया, हमने उसकी वेलकम में क्या किया, आंखें बिछा दी, यानी कि उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया, हाथ बात जोड़ के खड़े हो गए। अपमान करना, नहीं भैया ये भी गलत है। जागते रहना भी हमारा रॉन्ग है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आंखें बिछाना का बाट जोड़ना, यानी कि हाथ जोड़ के किसी का स्वागत करना। छाती पीटना, छाती पीटने का क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी, मतलब कहीं कहीं जगह पे लोग ऐसे रोते हैं कि छाती पीट पीट के रोते हैं, तो यानी कि विलाप करना। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विलाप करना। 22 क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। तलवा सहलाना, तलवा सहलाना मतलब क्या होता है, किसी की खुशामद करना, यानी कि किसी की चापलूसी करना। अब हम लोकोक्तियों पे बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे कहावतें या लोकोक्तियों का हमें सही अर्थ बताना है। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इसका क्या, गुणी को आडंबर की जरूरत नहीं, ये राइट आंसर होगा। नहीं ये तो रॉन्ग है, ये इसका नहीं होता। धनी के लिए पैसे का महत्व नहीं, ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये सही लग रहा है। नीचे पढ़ लेते हैं। बलवान को संयोगी की जरूरत नहीं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला हो जाएगा, बाकी सब हमारे रॉन्ग हैं। 24 पे बढ़ते हैं। देशी मुर्गी विलायती बोल, तो देशी मुर्गी विलायती बोल का राइट क्या होगा, एक मिनट फ्रेंड्स थोड़ा सा एरर आ रहा है। देशी मुर्गी विलायती बोल, कम कीमत में अच्छी वस्तु, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, उम्मीद से बढ़कर नहीं, बेमेल बातों का मेल, यही वाला हमारा राइट होगा। 24 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, ये आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत कॉमन लोग होती हैं, दे रखी हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, दोगुनी फायदेमंद वस्तु नहीं भाई। अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक चीज, ये भी गलत है। बुरे के साथ और बुरे का मेल, यही वाला हमारा सही है। 25 का राइट क्या होगा, सी होगा। आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों में से एक शब्द के लिए 4 वर्तनी दी गई हैं, जिनमें से केवल एक शुद्ध है। उस शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करना है। अभिव्यक्ति के ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, सोचिए इसमें से कौन सा सही है, थोड़ा दिमाग लगाइए अपना।
अभिव्यक्ति में यहाँ पे कौन सा ठीक हो रहा है? देखिए, अभिव्यक्ति में भा पे बड़ी की मात्रा नहीं आती है, ये वाला हमारा बी वाला सही है। 27 पे बढ़ते हैं। अपशिष्ट कैसे लिखते हैं? अपशिष्ट पदार्थ हो गए, अपशिष्ट चट्टानें हो गई, इतनी सारी जगह आपने अपशिष्ट वर्ड लिखा देखा होगा। सोचिए इसमें से ए वाला ऑप्शन सही होगा, बी वाला सही होगा, सी वाला सही होगा या फिर डी वाला सही होगा। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, अवशिष्ट। 27 का राइट क्या हो गया बच्चों? बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रत्येक वाक्य खंड के अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की यहाँ पे बात हो रही है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या बोलते हैं हम उसके लिए? जो रंगमंच होता है उसमें पर्दे के पीछे का स्थान को क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं नेपथ्य। जिसके सिर पे चंद्रमा हो, इसका राइट आंसर क्या होगा? चंद्रवदन होगा या फिर चंद्रहास होगा या फिर चंद्रशेखर होगा या फिर सिरमौर होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे बोलते हैं चंद्रशेखर। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसका जिस बच्चे ने राइट आंसर बता दिया डेफिनेटली उसकी तैयारी बहुत बढ़िया है। प्रक्षिप्त होगा, प्रक्लेदित होगा, शस्त्र होगा या अस्त्र होगा? बताइए दोस्तों कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, इसका क्या होगा राइट आंसर? और जो भी आपने इसका राइट आंसर अपने माइंड में गेस किया ऑनेस्टली वही लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे रहे हैं, मतलब मेरे निशान लगाने से पहले खुद से एज्यूम करा है और राइट किया है। आपने राइट एज्यूम किया हो, रॉन्ग एज्यूम किया हो, प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा तिगड़म वाला है। देखिए, फेंक कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसको हम बोलते हैं अस्त्र। अब आप लोग सोचेंगे कि मैम अस्त्र और शस्त्र, शस्त्र भी तो बोल सकते हैं हम, अस्त्र शस्त्र दोनों को ही हथियार के लिए यूज़ करते हैं। नो, देखिए अस्त्र में और शस्त्र में एक मेजर डिफरेंस है। अस्त्र क्या होते हैं? जो हम फेंक के चलाते हैं, जैसे धनुष बाण हो गया या कोई भी चीज़ हमने फेंक के मारी है, भाला हो गया, वो सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं दोस्तों? अस्त्र में आती हैं। लेकिन जब हम शस्त्र की बात करते हैं, शस्त्र वो होते हैं जिसे हाथ में पकड़कर दुश्मन पर हम अटैक करते हैं, जैसे आपकी तलवार हो गई। समझ में आ रहा है? अस्त्र और शस्त्र में डिफरेंस क्या है? अस्त्र हमारा वो है जिसे हम फेंक के चला रहे हैं, जैसे हमारा वो त्रिशूल हो गया, हमारा भाला हो गया। और शस्त्र क्या है? जिसे हाथ में पकड़ कर चलाते हैं, दुश्मन पर अटैक करते हैं, जैसे तलवार हो गई। तो अब आपको अस्त्र में और शस्त्र में अच्छे से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी था, लेकिन बस घुमावदार था थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा जीके का पोर्शन स्टार्ट होता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस देश ने 2016 के ओलंपिक खेलों में हॉकी के लिए पात्रता प्राप्त नहीं की? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पाकिस्तान। देखिए ये जीएस के क्वेश्चन है, मैं और करेंट अफेयर्स के हैं 2015 के, तो इसको मैं इतना डिटेल में मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगी। बस हमको आइडिया लेना है कि हाँ भाई वो करेंट अफेयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा पूछता है। जैसे अवार्ड्स हो गए, बुक्स हो गई, ये आपके इंटरनेशनल समिट वगैरह हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2016 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है, देखिए ये हमारा इंडिया में हुआ था 2016 में जो ब्रिक्स का था। देखिए ब्रिक्स BRICS, ये इसी संस्था की बात हो रही है, कुछ और मत समझ लीजिएगा। तो 2016 में ब्रिक्स जो था वो इंडिया में गोवा में हुआ था, ना कि न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे गोवा तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा 32 का डी वाला आंसर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब हम अपना निम्न में से कौन सा शैक्षणिक संस्थान 2015 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हेरिटेज कॉलेज स्कीम का हिस्सा नहीं था? मतलब ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जो 2015 में यूजीसी की जो हेरिटेज कॉलेज स्कीम थी उसका पार्ट नहीं थी? सेंट बीट्स कॉलेज शिमला का, या फिर ओल्ड आगरा कॉलेज आगरा का, या फिर क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर का, या फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली का? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा D33 का, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो
द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार परमाणु स्रोत से बिजली पैदा करने के संबंध में विश्व में भारत का स्थान फिलहाल डैश है। ये वो हमसे आज का नहीं पूछ रहा, ये हम पूछ रहा है 2015-16 वाला, तो इसलिए उस अकॉर्डिंग जो इसका आंसर है वो 12th होगा। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2014 के दौरान डैश लोकसभा के चुनाव कराए गए थे, मतलब 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे वो कौन से नंबर के थे बताइए दोस्तों। वो थे हमारे 16वीं नंबर के। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ और अब कौन से नंबर के होंगे, 2019 में 17वीं के हुए थे और 2024 में फिर कौन से होंगे दोस्तों, 18वीं के होंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क यानी कि SAARC सार्क के वर्तमान महासचिव हैं। सार्क का पूछ रहा है ये 2015 वाला। ओके, तो उसका जो आंसर होगा हमारा अर्जुन बहादुर थापा। सत्य और अभी वाले जो सार्क के वर्तमान महासचिव हैं उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। ओके, ये थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना है। आपको बताना है कि सार्क का वर्तमान महासचिव कौन है और इससे पहले वाला क्वेश्चन कौन सा था, अस्त्र और शस्त्र वाला, उसका किसने राइट आंसर दिया था। ये दोनों आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा। सत्य नडेला निम्नलिखित में से किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO है। सबको पता है सत्य नडेला किसके हैं भैया, माइक्रोसॉफ्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस ने 250 हवाई जहाज खरीदने के लिए एयरबस कंपनी के साथ में एक सौदे पर हस्ताक्षर किया है। कौन सी एयरलाइंस थी 2015-16 में जिसने 250 हवाई जहाज के लिए समझौता किया, विस्तारा एयरलाइंस, इंडियन, स्पाइस जेट या फिर इंडिगो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इंडिगो एयरलाइंस। बड़ी मोबाइल वॉलेट ऐप, ये वाला BUDDY बड़ी मोबाइल वॉलेट ऐप डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे भारतीय स्टेट बैंक ने दिया है या फिर ICICI बैंक ने दिया है या फिर HDFC बैंक ने दिया है या फिर सिंडिकेट बैंक ने दिया है। देखिए जो बड़ी ऐप है आप सभी यूज़ भी करते होंगे, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों को 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष ₹100 करोड़ की केंद्रीय आर्थिक सहायता मिलेगी। जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 100, यानी कि 100 करोड़ की केंद्रीय आर्थिक सहायता की बात की गई थी। भारत सरकार की किस योजना को परिवारों के लिए सबसे बड़ी नकदी अंतरण कार्यक्रम होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मान्यता दी थी। ऐसी कौन सी वो योजना थी जो कि नकदी की सबसे बड़ी योजना थी परिवारों के लिए। पहल, यहाँ पे राइट आंसर होगा पहल। वैसे काफ़ी लोग के माइंड में जनधन योजना आएगा, लेकिन ये वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है। तो 41 का राइट क्या होगा, पहल, सी वाला। भारत सरकार ने वर्ष डैश तक 60,000 मेगावाट शक्ति की पवन विद्युत क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देखिए कौन सी ईयर का जो टारगेट रखा गया था, 2019 या 21 या 23 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं, डी वाला। क्योंकि ये जो 60,000 मेगावाट शक्ति की जो पवन विद्युत क्षमता का जो टारगेट था वो हमारा 2022 तक का रखा गया था। ओके। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा भारत में फिलहाल कितने विश्व धरोहर स्थलों को मान्यता प्रदान की गई, ये 2015 का पूछ रहा है। तो उस टाइम पे कितने थे दोस्तों, उस टाइम पे थे 32, लेकिन अभी करेंटली कितने हैं, अब हमारे 40 हो चुके हैं। हमारी जो आखिरी है जो 40 नंबर की जो साइट है वो कौन सी है, धौलावीरा, जो कहाँ पे है, गुजरात में, जो कब नामित की गई थी, कब बनाई गई थी, 2021 में। आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोग करेंट अफेयर्स वगैरह पढ़ते हैं तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश तारीख से आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करना शुरू किया। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, मन की बात। हम सभी जानते हैं संडे को आता है मन की बात, PM
जी का जो आकाशवाणी कार्यक्रम है तो वो कब से स्टार्ट किया गया था? 3 अक्टूबर 2014। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? बी वाला। मार्क जुकरबर्ग का संबंध किससे है? सबको पता है मार्क जुकरबर्ग किससे संबंधित है? फेसबुक से हैं। खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, शतरंज यानी कि चेस, या फिर बैडमिंटन या फुटबॉल। तो ये जो हमारे प्लेयर हैं जिनका नाम है खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन, इनका संबंध शतरंज से है। तो आपको जो स्पोर्ट्स वाला है उसको भी अच्छे से करना है प्रिपेयर। करेंट अफेयर्स पूछ सकता है वो। ये अब तो फिलहाल क्वेश्चन ये भी पूछे जाते हैं कि वो खिलाड़ी किस देश से बिलोंग करता है। किस ई कॉमर्स कंपनी ने मोबाइल कॉमर्स फर्म पेटीएम में 25% अंश स्वामित्व अर्जित किया? मतलब 25% की मतलब हाँ, एक तरीके से 25% की भागीदारी की है किसी कंपनी में। अलीबाबा, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन। तो इसका राइट आंसर होगा अलीबाबा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, आईडीबीआई बैंक या फेडरल बैंक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आईडीबीआई बैंक, यानी कि 48 का सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 2015 के ब्रिटिश चुनावों के दौरान यूके की यानी कि ब्रिटेन की संसद में भारतीय मूल के कितने सांसद निर्वाचित हुए थे? ये हमसे 2015 का पूछ रहा है, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला 10। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता 2015 में डैश की खिलाड़ी कैरोलिना मरीन मार्टिन ने महिलाओं का प्रतिष्ठा एकल खिताब जीता। जो ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता थी 2015 में हुई थी, उसमें जो कैरोलिन मरीन थी वो कहाँ से बिलोंग करती थी ये पूछा जा रहा है। डेनमार्क की है ये, मलेशिया की है, स्पेन की है, इंग्लैंड की है? तो ये हमारी स्पेन की हैं। जनवरी 2015 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा गेट्स को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री दिया गया या पद्म भूषण या पद्म विभूषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पद्म भूषण, सी वाला। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, और आपकी जो भी समस्या हो उसको भी कमेंट में लिखिएगा। आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं अपने कोई समस्या को बताने के लिए। बाकी अभी आपके लिए सारे पीआरटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसका सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपक्रम नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सीपीएसई के अंतर्गत आता है? कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसे भेल कहते हैं इंग्लिश में, एनटीपीसी या फिर कोची शिपयार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये किसके अंदर आता है? नवरत्न केंद्र, यानी कि जो हम नवरत्न कंपनी आया उसके अंदर आता है। अफ्रीका महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो किस देश में है? कीनिया में, नामीबिया में, तंजानिया में या नाइजीरिया में? तो अफ्रीका महादेश का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो वो तंजानिया में स्थित है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। दीप्तोष मजुमदार जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? कवि थे, पत्रकार थे, गायक थे या फिर अभिनेता थे? तो वो एक पत्रकार थे, जिसे जर्नलिस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे 2015 में सार्वजनिक क्षेत्र का बीमार उपक्रम घोषित किया? बीमा बीएसएनएल को, एमटीएनएल को या फिर एयर इंडिया को या बी और सी को? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा, देखिए इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, बीएसएनएल और एयर इंडिया थे, लेकिन यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है आपका बी और सी दे रखा है। तो फिर आप एक काम करिएगा, आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं इस पर निशान लगा देती हूँ, मेरे अकॉर्डिंग बीएसएनएल और एयर इंडिया थे। ओके फ्रेंड्स, इसको आप एक बार कंफर्म कर लेना। आपको गलत पढ़ने से अच्छा है कि मैं आपको उस चीज़ को डाउट में है तो बता दूँ, क्योंकि गलत पढ़ना सबसे गलत चीज़ होती है, आपके माइंड में गलत चीज़ पड़ेगी। तो 55 क्वेश्चन को आप लोग एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसका राइट क्या है, बीएसएनएल एयर इंडिया। वैसे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस टाइम का, तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट है। मेरे ख्याल से बीएसएनएल और एयर इंडिया थे, बाकी इसमें ए सी का तो ऑप्शन ही नहीं है, बी सी का दे रखा है, इसलिए आप इसको खुद से चेक कर लेना एक बार। अब हम 56 पे आते हैं। KEM
अस्पताल मुंबई की उस नर्स का क्या नाम है जिनकी आप बीती भारत में सुख मृत्यु पर बहस का आधार बन गई और 42 वर्षों तक निष्क्रिय अवस्था में रहने के बाद 18 मई 2015 में उनकी मृत्यु हो गई। उन नर्स का नाम पूछ रहा है, उनका नाम क्या है? पी रतन, ज्ञान कौर, अरुणा शानबाग या फिर पिंकी विरानी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरुणा शानबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में अमेरिका का राजदूत नामित किया गया है? अलेक्स सॉलमंड, तुलसी गावड़ या फिर रिचर्ड राहुल वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा रिचर्ड राहुल वर्मा। और अभी हाल ही में कौन है उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इन क्वेश्चन को लिखते जाइए, 3-4 क्वेश्चन अगर आप लोग गूगल करने के बाद मुझे आंसर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी 3 नए क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य है? देखिए, जो तेलंगाना है वो भारत का 29वां राज्य है। करेंटली हमारे 28 राज्य हैं आज के टाइम में, लेकिन ये 2015 का पेपर है, उस टाइम पे हमारे 29 राज्य थे। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्किलोमीटर का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है, हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है? लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी, रतन टाटा या एपीजे अब्दुल कलाम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन टाटा। किस देश की ऊर्जा उत्पादकता और आर्थिक समृद्धि सूचकांक 2015 में पहला स्थान था? सिंगापुर का, यूके का, नॉर्वे का या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें पहला स्थान था हांगकांग का। निम्नलिखित भारत के उस एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसके कुलपति भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं? विश्व भारती विश्वविद्यालय या फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बीएचयू के नाम से जानते हैं, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय या फिर राजीव गांधी विश्वविद्यालय? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति कौन? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा जिसको हम DMIC के नाम से जानते हैं, इसमें कितने राज्य आते हैं? इसमें हमारे 6 राज्य आते हैं। वो 6 कौन कौन से हैं? देखिए, यूपी आता है इसमें एक तो, और इसमें MP भी आता है, और इसमें गुजरात भी आता है, GUJ गुजरात हो गया हमारा, और इसमें हरियाणा आता है, HAR हरियाणा हो गया, और हमारा इसमें महाराष्ट्र आता है, MAHA महाराष्ट्र हो गया, और हमारा इसमें राजस्थान आता है। ये 4 राज्य हैं जो दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की जो परियोजना है इसमें आते हैं। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2015 का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? स्टेनिलॉस वावरिंका, नोवाक जोकोविक या एंडी मरे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला। देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जल्दी रीजनिंग का आने वाला है। किस अंतरिक्ष निकाय ने विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए 2015 स्पेस पायनियर पुरस्कार जीता है? नासा ने, या फिर इसरो ने, या फिर RSA ने, या फिर ESA ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसरो। भारत सरकार के किस विभाग की उपलब्धियों को दर्शाने के लिए 2015 में मोबाइल एप्लीकेशन साकार शुरू किया गया? आर्थिक मामलों के विभाग के लिए, या फिर चिकित्सा विभाग के लिए, या फिर अंतरिक्ष विभाग के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अंतरिक्ष विभाग के लिए साकार जो एप्लीकेशन मोबाइल ऐप था उसको स्टार्ट किया गया था। भारत में हाथियों के लिए पहला विशिष्ट अस्पताल कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, या फिर आंध्र प्रदेश में? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केरल। 2015 में विश्व का पहला जल आधारित कंप्यूटर किसने विकसित किया था? हरी मल्होत्रा ने, जॉन हॉपकिंस ने, या फिर मनु प्रकाश ने, या फिर विशाखा ने? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा मनु प्रकाश। अगर इसका PDF चाहिए हो तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। कनाडियाई ग्रांड प्री प्रतियोगिता 2015 किसने जीती? निको रॉसबर्ग ने, वेटेल ने, लुइस हैमिल्टन ने, या फिर वॉल्टेरी बोटास ने? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन।
2015 यूएफा चैंपियन लीग का खिताब किस टीम ने जीता है? एफसी बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल या फिर जुवेंटस? तो 70 का जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा एफसी बार्सिलोना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ती है, हमारा रीजनिंग का शुरू होता है पोर्शन। देखिए अब थोड़ा सा सॉल्विंग का, किस कूट भाषा में थ्राइप्स को सिद्रू लिखा गया? ठीक है, ये मैं कैसे करूँ, ये आपका देखो, पहले आपको क्या करना है, थ्राइप्स के लिए लिख लेना है THRIVES, इस तरीके से आप थ्राइप्स को लिखेंगे। फिर SIUHRDU, ये लिख लिया आपने। थोड़ा देखिए अभी कुछ रिसोर्सेज की कमी है कि मैं इतने और अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आप इसी से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, मैं आपको तरीका बता रही हूँ। इसमें हम क्या करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम इन अल्फ़ाबेट्स की वैल्यू लिखते हैं। टी की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। एस की कितनी होती है? 8 होती है। आर की कितनी होती है? 18 होती है। आई की कितनी होती है? 9 होती है। वी की कितनी होती है? 22 होती है। ई की कितनी होती है? 5 होती है। एस की कितनी होती है? 19 होती है। तो और नीचे वालों की वैल्यू लिख लो। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे वी आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? एच। एच की वैल्यू 8 होती है। यू की वैल्यू 21 होती है। आई की वैल्यू 9 होती है और एच की वैल्यू 19 होती है। और यहाँ पे यू की वैल्यू 21 लिखोगे। देखो यहाँ पे ना आपका जो आई है, आई और एच, यानी कि आई में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो मेरा एच आ रहा है। आप क्वेश्चन में देखिए, ये बड़ा खिचड़ी पक रहा है। आई में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो एच आ रहा है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या करूँगी, एल में से 1 माइनस कर दूंगी तो आई जे के, यानी कि हमारा बीच में क्या आएगा? बीच में हमारा के आएगा। अब देखो THR, यहाँ पे लिखा है SIU। आर के बाद क्या आता है? एस आता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? एक मिनट, देखिए THR और SIU। आर के बाद एस आता है, टी के बाद में यू आता है और एस के बाद में आई आता है। तो एक एक क्रॉस करके आपको एक एक बढ़ा देना। इस तरीके से आपको अल्फ़ाबेट की डिज़ाइन बनानी है और एक एक प्लस करना है। फिर अगर हम BES की बात करते हैं, BES की और RDU, ये पूरा वैसे एक साथ में करते हैं, लेकिन मेरे पास स्पेस इशू आ रहा है इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ। देखिए वी में क्या हो रहा है, यहाँ पे यू आ रहा है, एक कम हो रहा है। एस से क्या हो रहा है? आ रहा, यानी कि एक कम हो रहा है। ई में ई की जगह क्या आ रहा है? नीचे डी आ रहा है, यानी कि 1 हो रहा है। तो आपको जो स्टार्टिंग के 3 है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके +1 करना है और बीच वाले और लास्ट के जो 3 लेटर्स हैं उसमें -1 करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो देखिए, इसका जो सोलफुल का आंसर बनेगा हमारा, वो बन जाएगा BPTKKTE। बाकी मैं कुछ दिनों में 2-4 दिन के अंदर फिर से आपके लिए इनके प्रॉपर सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड कराऊंगी। मेरे पास जो कमी है पहले पूरी हो जाए बस वो, तब तक के लिए आप थोड़ा इससे काम चलाइए। बाकी अगर आपको मुझसे कोई भी मतलब हेल्प लेनी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अलग से भी समझा दूंगी। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोहन दक्षिण दिशा में 30 मीटर चला और फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चला। देखिए ये मोहन है, सही है, ये दक्षिण दिशा हो गई। यहाँ पे वो कितना चल रहा है? 30 मीटर चल रहा है। फिर देखो ऊपर अगर हमारा होता है तो हमारा लेफ्ट राइट, जब हम नीचे आते हैं तो हमारी जो ऊपर वाली डायरेक्शन का उल्टा हो जाता है। तो अब ये बाईं ओर मुड़ रहा है तो मोहन का बायां क्या होगा? ये होगा इस साइड में। यहाँ मुड़ता है वो 15 चलता है। इसके बाद में फिर जब वो ऐसे जा रहा है फिर वो दाईं मुड़ा, तो यानी कि ये इसका दायां हो गया। और फिर वो कितना चल रहा है? देखिए एक मिनट, मोहन दक्षिण दिशा में 30 मीटर चलता है, फिर वो बायां मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। उसके बाद में वो दाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, ये इसका 20 मीटर हो गया। इसके बाद में वो दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 15 चलता है, यानी कि ये हमारा यहाँ पे आ गया। पहले भी 15 चला था, अभी भी 15 पे आ गया, तो ये सेम आ गया।
अब वो पूछ रहा है कि चलना शुरू करने के स्थान से वह कितनी दूरी पर है। देखो यहाँ से इसने चलना शुरू किया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी थी वो 30 थी, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली हमारी 20 आ रही है। ओके, तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50 मीटर हो गया। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में अगला अक्षर क्या होना चाहिए। देखिए PQRSTABCDEP, इसमें रिपीट हो रहा है PQRSTABCDEE, ई तक चला। फिर देखिए PQRSABCDEP, इस तरीके से जो यहाँ पे जो श्रृंखला आएगी हमारी क्यू के बाद वाला वो हमारा आर होगा। कैसे आएगा आर, देखिए इन सब में क्यू की जगह क्या आ रहा है, यहाँ भी आर आ रहा है, यहाँ भी क्यू के बाद में आ रहा है, यहाँ भी क्यू के बाद में आ रहा है। तो कौन सी सीरीज पर बन रही है, क्यू के बाद में क्या आएगा, फिर यहाँ पे आर आ जाएगा। किसी भाषा में हाउ कैन यू गो को जा दा का पा, कैन यू कम हेयर को ना का सा, और कम एंड को गो रा पासा लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में हेयर को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे जो हेयर को लिखा जाएगा वो ना लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, देखो एक मिनट, देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। हाउ कैन यू गो जा दा का पा, कैन यू कम हेयर। देखो कैन और यू ये दोनों वर्ड्स ऊपर भी दे रखे थे, कैन यू यहाँ भी दे रखे हैं, गिवन है। तो यानी कि इन चार में जो ये एने ना का सा जा और जा दा का पा हैं, इसमें कुछ कॉमन होगा। कौन से दो शब्द कॉमन हो रहे हैं, वो जो दो शब्द इन दोनों में कॉमन होंगे वो कैन यू में से किसी ना किसी के लिए इंडिकेट कर रहे होंगे। ना नहीं दे रखा है, का के ए दे रखा है, और क्या दे रखा है, पा भी नहीं दे रखा है, सा भी नहीं दे रखा है, जा यानी कि के ए और जे ए ये हमारे किसके लिए आ रहे हैं, कैन या यू के लिए आ रहे हैं। अब कैन के लिए कौन सा आ रहा है, यू के लिए कौन सा आ रहा है, ये हमको आगे पता लगेगा। देखिए तो हमारा जो 74 वाला क्वेश्चन है इसमें हमने यू और कैन को तो आइडेंटिफाई कर लिया था। अब ये रा पा सा बचता है हमारा। तो यहाँ पे हमारा पीछे वाला जो आ रहा है लिखा हुआ कम एंड गो, कम एंड गो को रा पा सा से करते हैं। तो आप इसी तरीके से इसमें आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर बैठेगा वो बैठेगा ना, बी वाला। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा, ना होगा। देखिए हियर पीछे हमारा जो था, एक मिनट ये क्वेश्चन बहुत पीछे जा रहा है। एक तो हाउ कैन यू गो को हमारा था कैन और यू हमारा जे ए से और के ए से आइडेंटिफाई हो गया था। इसके अलावा जो हमारा बचता है सा ना, अब सा या तो हेयर को शो करेगा या फिर ना हेयर को शो करेगा। इन दो वर्ड्स बचते हैं ऐसे या फिर एने, जो हमारे किसको शो करेंगे, हेयर को शो करेंगे। जब हमने आगे पढ़ा कम एंड गो, तो इसमें क्या आ रहा है, रा पासा आ रहा है। देखिए गो हमारा पीछे आ रहा था, पीछे वाले में भी हम देखिए सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से कॉमन जो वर्ड्स होता है उसके अलावा जो बच जाएगा वही हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट बी हो जाएगा। बाकी मैं जल्दी आपको ये सही से समझाऊंगी, मेरे पास अभी थोड़ी सी कुछ चीज़ों की कमी है कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। लैक ऑफ रिसोर्सेज है कि मेरा लिखने में बनता नहीं है। 40 बच्चों की कतार में आर दाएं सिरे से 11वें स्थान पर है और आर और एम के बीच में 15 बच्चे बैठे हैं। आर एम के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं दोस्तों, 15 बच्चे बैठे हैं। कतार के बाएं सिरे से एम का स्थान क्या है ये हमसे पूछ रहा है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, 40 बच्चों की कतार है, एक लाइन हो गई, इसमें 40 बच्चे हैं। ये एक लाइन है इसमें 40 बच्चे बैठे हैं। आर यहाँ से दाएं सिरे से आर है जो कितने पे बैठा है, एक मिनट, आर दाएं सिरे से 11वें स्थान पर है। आर की जो पोजीशन दे रखी है वो 11वीं दे रखी है, और आर और एम के बीच में 15 बच्चे बैठे हैं। अगर यहाँ पे मैं एम मान लूँ और तो कह रहा है कि आर एम के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 15 बच्चे बैठे हैं। तो बाएं सिरे से एम का स्थान क्या होगा, तो जो बाएं सिरा है उससे जो एम का स्थान है वो हमारा 14 निकल के आएगा। कैसे आएगा, देखिए 11
प्लस 15 और प्लस 1 m का हो गया। तो पहले जो हमारे टोटल बच्चे आ गए वो कैसे आएंगे, 11 करेंगे हम, 15 प्लस करेंगे उसमें, ये m की वैल्यू को प्लस कर देंगे, 27 आ गया, यानी कि 27 आ गए। m तक कितने बच्चे हैं, 27 है। तो यानी कि m की पोजीशन अगर मैं यहाँ से देखूँ राइट साइड से 27 आ रही है, तो इसके आगे कितने बच्चे होंगे, कॉमन सेंस से कि टोटल बच्चे 40 थे, 40 में से 27 किया, कितना बचा, 13 बच्चा, यानी कि m के आगे कितने बच्चे हैं, 13 बच्चे हैं। और वो हमसे पूछ रहा है बाएं तरफ से m का स्थान क्या होगा, तो 13 यहाँ पे बच्चे दे रखे हैं और m का स्थान 14वें नंबर पे आएगा। इस तरीके से हमारा 75 का आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। PQRST में हर एक की लंबाई अलग अलग है। Q केवल T से नाटा है और S P तथा Q से नाटा है। इनमें से कौन सबसे नाटा है, देखो Q किससे नाटा है, यानी कि Q की लंबाई से ज़्यादा कौन लंबा है, T लंबा है, ठीक है। Q से लंबा कौन है, T लंबा है। S कौन है, जो कि P तथा Q से छोटा है, यानी कि जो S है वो छोटा है किससे, S से बड़ा कौन हो गया, P हो गया और Q हो गया। अब वो कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे नाटा है, तो हम इसको अरेंज कर देंगे। T हमारा सबसे बड़ा आ जाएगा, उससे छोटा फिर Q होगा, Q से बड़ा क्या है, Q से छोटा P है और P से छोटा कौन है, S है, S से छोटा हमारा R है। तो इनमें सबसे नाटा कौन आ रहा है, हमारा R आ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का A हो जाएगा। किसी कूट भाषा में कॉन्क्योर को ये लिखा गया है, स्टीमर को क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा खुद से ही, क्योंकि मैं ऐसे करा नहीं पाऊंगी, पूरा लिखने में पूरा भर जाता है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा DSRB, कहाँ आ रहा है DSRB, QDL, डी वाला। ओके, देखो आप कैसे कैसे करोगे। सबसे पहले आप क्या करना, इन सब की वैल्यू लिखना। जब आप C की वैल्यू लिखोगे, O की वैल्यू लिखोगे और नीचे वालों की, इन दोनों को इस तरीके से लिखना, CONQUER। इसके नीचे लिखना M, लेटर के नीचे लेटर आता है, ठीक है, MNBRQDR। C की वैल्यू 3 होती है, O की 15 होती है। इस तरीके से लिख के देखोगे ना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें भी आपको क्रॉस लेके जोड़ना होगा। 78 क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो यहाँ पे दे रखा है डिवाइड का अर्थ क्या है, प्लस है, यानी कि जहाँ पे डिवाइड यूज़ हुआ है वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है। फिर दे रखा है माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, और प्लस का अर्थ दे रखा है माइनस, यानी कि जहाँ प्लस हुआ है वहाँ माइनस आएगा, जहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा है वहाँ डिवाइड आएगा। तो जब सारे ये साइन आप इसमें पुट करोगे, इसको एक्सचेंज करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, तो जो हमारा आंसर आएगा वो 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। 79, निम्नलिखित में से क्या बाएं सिरे से 15वें स्थान की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, देखिए ये हमको दे रखी है सीरीज, इसमें कह रहा है बाएं सिरे से 15वें स्थान की बात कर रहा है। ये रहा बायां सिरा, यहाँ से गिनिए 15वां स्थान, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15वां स्थान आ गया। यहाँ से कह रहा है कि 15वें स्थान की बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो इसका तीसरा ये तीसरे पे क्या आ रहा है हमारा, एट द रेट आ रहा है। तो 79 का राइट क्या हो जाएगा हमारा, एट द रेट हो जाएगा। उपयुक्त तो व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन वर्ण हैं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या हो और ठीक पहले एक प्रतीक चिन्ह हो। तो इसमें सिर्फ ऐसा एक ही है जिसके ठीक बाद में क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रही है। कॉन्सोनेंट वर्ड आपको देखना है जिसके बाद में एक इवन नंबर आ रहा है। मैं पहले इसको रिमूव कर देती हूँ, अब आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए एम के बाद में इवन नंबर नहीं भैया, पी के बाद में इवन नंबर है, और जिसके ठीक बाद एक सम संख्या हो और ठीक पहले एक प्रतीक चिन्ह हो। प्रतीक चिन्ह तो नहीं आ रहा इससे पहले। ये हमारा हो जाएगा इसमें से, तो ए वाला हमारा एक ही वर्ण होगा। मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, अभी तो मैंने देखा था। एक मिनट फ्रेंड्स,
आप लोग भी देखिए इसमें वो कौन सा वर्ण है जिसमें ठीक बाद एक इवन नंबर हो और उससे पहले एक प्रतीक चिन्ह दे रखा हो। कभी कभी दिखता भी तो नहीं है। हाँ ये रहा ए, दिख रहा है ए के बाद क्या है 4 है, इससे पहले क्या है एक प्रतीक चिन्ह है। उपयुक्त व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा, हमको ये लिखना है PM3। देखो इसको आप कैसे पहचानोगे, PM3, देखो PM3 यहाँ कहाँ लिखा है PM, पी के बाद पी से पहले क्या है एम है, फिर हमने क्या किया एक छोड़ दिया 3 लिख दिया। ऐसे ही इन्होंने किया है ए के बाद क्या लिखा है हैशटैग, ये एस लिखा है डॉलर का साइन बना हुआ है, उसके बाद फिर एल ले लिया, यानी कि इन्होंने क्या किया है जो संख्या लिखी है उसके पीछे वाली संख्या ली है, उसके आगे वाली एक संख्या छोड़ के लिख दिया। ऐसी जेड लिखा, @ लिखा, हैशटैग लिख दिया। तो अब क्या आएगा हमारा, हैशटैग के बाद में क्या करेंगे, दो छोड़े जा रहे हैं तो 7U8, 7U8 क्यों आएगा, देखो 7 लिखा, U लिखा और एक छोड़ दिया और पीछे वाला हमने ई छोड़ दिया, 8 ले लिया। एक बार जब आप इसको गौर से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। उपयुक्त व्यवस्था में अपने स्थान के आधार पर निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित अर्थ में एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन है जो समूह में नहीं आता है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 82 वाले का, वो हो जाएगा A4 स्टार। TBY क्यों नहीं होगा, इधर देखिए आप लोग, कहाँ गया, देखिए TBY हमारा ये रहा, T हमने इस परसेंटेज को छोड़ दिया है, फिर B ले लिया और T के पहले क्या है Y लिखा है, ये तो सीक्वेंस बन रहा है। फिर 9IW का देखिए, 9 हमने ये एंड का निशान छोड़ दिया और 9 के बाद क्या लिखा है W, तो इसको भी ले लिया, ये भी सेम है। लेकिन जो इसका आंसर है ए वाला A4 स्टार, ये गलत है और जो गलत है वही यहाँ पे सही है क्योंकि ऑड नंबर पूछा गया है ना। देखो ए के बाद में क्या आ रहा है डॉलर छोड़ने से स्टार, लेकिन ए के बाद क्या है फिर 4 है ना, और यहाँ पे कुछ और ही लिखा गया है, इसलिए हमारा ये वाला सही है, ए वाला। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर्ण वर्ण और ठीक पहले एक व्यंजन वर्ण। देखिए आप बार बार स्लाइड पीछे करने में दिक्कत हो रही है, इसका मैं सीधे आंसर बताती हूँ, 1 हो जाएगा। उसमें आप देख लीजिएगा, कह रहा है कि एक संख्या पता करनी है जिसके ठीक बाद में एक वॉवेल आ रहा हो और उससे पहले एक कॉन्सोनेंट दिया हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 है, ठीक है, इसके बाद में क्या आ रहा है ए आ रहा है, इससे पीछे क्या आ रहा है यू आ रहा है, यू तो हमारा वॉवेल हो गया, सॉरी वी आ रहा है, वी। इस तरीके का कोई शब्द हो। बाकी आप चिंता मत करिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सब कराने के बाद मैं एक ऐसी श्रृंखला लेके आऊँगी जिसमें सारे के सारे आपके ये मतलब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन हो या मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, अलग सेपरेट फॉर्म में होंगे जहां आपको अच्छे से कराए जाएंगे। तब तक मेरी व्यवस्था भी हो जाएगी, जो अभी रिसोर्सेज की कमी है पूरी हो जाएगी। इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए नीचे दी गई सूचना को ध्यान से पढ़िए। किसी लोहार के पास लोहे की 5 वस्तुएं हैं ABCDE, जिनमें से प्रत्येक का अलग अलग वजन है। ए का वजन क्या है, B के वजन का 2 गुना है। B का वजन क्या है, C के वजन का 2 गुना है। और C का वजन क्या है, V के वजन का आधा है। और D का वजन क्या है, D का वजन हमारे E के वजन का आधा है। और E का वजन क्या है, A से कम है लेकिन C से ज़्यादा है। पहला वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, A का वजन B के वजन से दुगना, यानी कि जो हमारा A है वो कितना आ जाएगा हमारा 2B आ जाए। B का वजन क्या है, C के वजन का 4.5 गुना है, यानी कि जो B है वो कितना है 4.5, कितना होता है 9/2 होता है, C हो जाएगा। जिसको हम लिख सकते हैं 2B। देखो पूरा बोर्ड भर जाता है, ये स्क्रीन बिना सॉल्व करे ही। C का वजन क्या है, D के वजन का आधा है। और E का वजन क्या है, A से तो कम है लेकिन C से ज़्यादा है, तो E का वजन क्या आ जाएगा, E से तो 1 मिनट देखो, E का वजन
ए से कम है लेकिन सी से ज़्यादा है, ये हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज में दे रखा है। तो अगर मैं इसको अरेंज करती हूँ तो देखो ए इक्वल्स टू 2b आ रहा है, यहाँ पे हमारा 2b इक्वल्स टू क्या हो गया 9c हो गया, और यहाँ पे 2c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा d हो जाएगा। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे ना तो जो ये हमारी बन के आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, और फिर b किससे बड़ा है e से बड़ा है, और e किससे बड़ा है d से बड़ा है, और d किससे बड़ा है c से बड़ा है, और निम्नलिखित में से किसका वजन सबसे कम है। तो सबसे कम किसका आ रहा है c का आ रहा है, तो यहाँ पे c वाला आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। e का वजन निम्नलिखित में से किन दो वस्तुओं से ज़्यादा है। तो e का वजन हमारा किससे ज़्यादा होगा d और c से, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन e इज ग्रेटर देन d इज ग्रेटर देन c। निम्नलिखित में से किस वस्तु का वजन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है ए का आ रहा है। वस्तुओं के वजन का सही घटता हुआ क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए ये जो हमने डिसेंडिंग में ही लगा रखा है ऑलरेडी, ये इसका घटता हुआ ही क्रम है, तो हमारा ए वाला सही हो जाएगा, ए बी ई डी सी। आप लोग को परेशान नहीं होना है, जल्दी जितना जल्दी मैं कर सकती थी उतना जल्दी मैं ट्राई कर दी हूँ कि आपको प्रीवियस ईयर एटलीस्ट देखने को मिल जाए, कि आपका आइडिया लग जाए कि हाँ क्वेश्चन को किस तरीके से बनाता है। तो आप रीजनिंग मैथ्स तो नॉर्मल ही है, हमारी सीडीपी को थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप लोग, जो कि अभी लास्ट में 40 क्वेश्चन सीडीपी के गिवन है जो अभी आपको कराए जाएंगे। बाकी चिंता मत करिएगा, रीजनिंग में या मैथमेटिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास स्क्रीन छोटी पड़ जाती है, अभी वो रिसोर्सेज वाला इशू आ रहा है जिससे मैं अभी हाँ मैं फिंगर से लिखती हूँ तो वो प्रॉपर हो नहीं पाता है। तो सिर्फ अभी आपको आंसर बता देती हूँ, हल्का हिंट दे देती हूँ, समझा देती हूँ, और बढ़िया तरीके से आपको जल्दी अलग से वीडियो मिलेगा जिसमें आपको पूरे मतलब जितने भी केवीएस के पेपर हुए हैं अब तक पीआरटी के लेकर सारे रीजनिंग के क्वेश्चन एक जगह पर मिलेंगे, सारे मैथ्स के क्वेश्चन एक जगह पर मिलेंगे, सारे सीडीपी के क्वेश्चन एक जगह पर मिलेंगे। मैं बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके आने वाली हूँ, कुछ टाइम लगेगा अभी इसमें, तब तक आप पीआरटी के सारे पेपर्स को सॉल्व करिए जो मैं करा रही हूँ। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए प्लीज़, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, सारे आंसर को छांटने में, फिर उसको लाइन से लगाने में। रोबिन कहता है यदि जय मुझे 40 रुपये देता है तो उसके पास अतुल से आधे पैसे होंगे, लेकिन यदि अतुल मुझे 40 रुपये देता है तो हम तीनों के पास बराबर पैसे होंगे। तो रोबिन जय अतुल के पास कुल मिलाकर कितने पैसे होंगे, ये बात यहाँ पे पूछी जा रही है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो 320 होगा। कैसे होगा, अगर मैं कहूँ रॉबिन जय अतुल, ये मनी है, रॉबिन के पास आर मनी है, जय के पास में जे पैसा है, एक अतुल के पास में ए पैसा है। तो रॉबिन क्या कह रहा है कि जय क्या है मुझे 40 रुपये देता है तो उसके पास अतुल से आधे पैसे होंगे। अगर जय अपने पैसों में से 40 रुपये किसको 40 रुपये कम करके किसको दे रहा है, अतुल के को देता है, रॉबिन को देता है, तो उसके बाद जय के आधे अतुल के आधे हो गए। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा बन जाएगा अतुल अगर मुझे 40 रुपये देता है, अतुल अपने पैसों में से 40 रुपीज़ कम करके मुझे देता है, तो फिर हम तीनों के पास में बराबर पैसे होंगे। तो आर के पास कितना होगा 40 बढ़ जाएगा रॉबिन के पास में। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, तीसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी एक इक्वेशन बनती है कि जो पहली वाली थी a माइनस 40, जो अतुल ने क्या किया है 40 रुपये दे रहा है, किसको जय को दे रहा है। ये बहुत घटिया सा बनता जा रहा है दोस्तों, बड़ा इरिटेशन हो जाता है मुझे जब मैं आता हुआ क्वेश्चन भी आपको समझा नहीं पाती हूँ सही से, इतनी दिक्कत होती है। मतलब मैं प्रॉपर कोशिश करती हूँ बट वो मतलब सॉल्व हो ही नहीं पाता है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी नहीं कहूँगी बट लिखने में बन ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, सिर्फ आंसर बताना बड़ा बेकार लगता है। जल्दी आपको डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो भी मिलेगा जिसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत बढ़िया से मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। अभी आपको जो दिक्कतें हो रही हैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मैं खुद इरिटेट हो जाती हूँ कभी कभी कि मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं उतने अच्छे से वीडियो को नहीं दे पा रही हूँ आपके लिए। किसी परीक्षा में विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक कटता है। यदि वह सभी 75 प्रश्नों के उत्तर देता है तो और 125 अंक प्राप्त करता है तो उसके सही उत्तरों की संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पे
जो बात की जा रही है कि अगर हम कहें कि उसने सही उत्तरों के लिए एक्स नंबर पाता है, ठीक है, सॉरी उसने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं वो उसकी बात हो रही है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने अटैम्प्ट करे हैं उसने, एक्स करे हैं, और उसमें से ही नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं, 75। तो उसके सभी प्रश्न हैं जिसमें से सही वाले एक्स हैं। तो अगर मैं 75 में से एक्स को माइनस कर दूं तो मेरे रॉन्ग वाले क्वेश्चन निकल आ जाएंगे, और वो कह रहा है कि एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं। तो फिर हमारे उसने एक्स क्वेश्चन सही करे हैं तो उसको कितने मिलेंगे, 4x मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। वहीं एक रॉन्ग क्वेश्चन पे उसका क्या होता है, 1 मार्क्स कटता है। तो 75 माइनस एक्स ये उसके रॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, 1 मार्क्स कटेगा, 75 माइनस एक्स भी माइनस का हो जाएगा। और इन दोनों को मिला के कितने क्वेश्चन की है, मतलब कितने अंक पाता है वो, 125 पाता है। तो जो इक्वेशन बनेगी आपकी वो बनेगी 4x माइनस 75 माइनस x बराबर 125। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर निकल आएगा 40। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेना सॉल्व करने के बाद में। तो 89 का कितना आ गया, b आ गया। 6 किताबों के ऊपर एक करके रखी हुई है, एक एक करके। इतिहास की जो किताब है वो हमारी कैसे रखी है, गणित के ऊपर रखी है, लेखा लेखा यानी कि अकाउंटेंट, ठीक है। गणित की किताब पंजाबी और उर्दू के बीच में रखी है, अंग्रेजी, इतिहास और पंजाबी के बीच में है। तो कहने का मतलब है जो हिस्ट्री की बुक है, सबसे पहले बात करते हैं, इतिहास की बुक लेखा के ऊपर रखी है, यानी कि ये हिस्ट्री हो गई, ठीक है। ये किसके ऊपर रखी है हिस्ट्री की बुक, अकाउंट लेखा अकाउंटिंग को बोलते हैं, जिसको मैं ए से शो कर रही हूँ। फिर वो कह रहा है कि गणित की किताब पंजाबी और उर्दू के बीच में है। मैथ्स की किताब किसके बीच में है, पंजाबी और उर्दू के, यानी कि यहाँ पे उर्दू होगी और यहाँ पे पंजाबी होगी। ओके, फिर वो कह रहा है कि अंग्रेजी, इतिहास और पंजाबी के बीच में है। अंग्रेजी कहाँ पे है, इतिहास, ये हमारा इतिहास था, और ये पंजाबी यहाँ पे ई हो गया, यानी कि यू एम उर्दू, मैथ्स, पंजाबी, इंग्लिश, हिस्ट्री और अकाउंट, ये क्रम आ रहा है। कौन सी किताब गणित अंग्रेज की किताब के बीच में है, मैथ्स के बीच में, इंग्लिश के बीच में क्या आ रहा है, पी फॉर हेयर, पंजाबी। एक मिनट, लेट मी चेक इट। कौन सी किताब गणित अंग्रेजी की किताबों के बीच में, मैथ्स ये रहा, इंग्लिश ये रही, पंजाबी आ रही, तो 90 का हमारा क्या होगा आंसर, नन ऑफ दीज। 91 कौन सी किताब सबसे नीचे कौन सी है हमारी, अकाउंटिंग की आ रही है, यानी कि लेखा। कौन सी किताब सबसे ऊपर कौन सी, उर्दू, यानी कि सी वाला। 92 का सी राइट हो गया। जैसे मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी वैसे ही वो हट जाएगा। आशीष अपने घर से सुबह 7:20 बजे निकलता है, 25 मिनट में कुरान के घर पहुंचता है। इसके बाद में मिलकर 15 मिनट में नाश्ता खत्म करते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, जिसमें उन्हें 35 मिनट लगते हैं। ऑफिस के लिए निकलते हुए वे सुबह कितने बजे कुणाल के घर से निकलते हैं। देखिए इसका राइट आंसर पहले मैं आपको बता देती हूँ, सॉल्यूशन करते करते पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा। 7:20 पे निकलता है वो सुबह। देखो कैसे करना है, इसमें कुछ नहीं है। आशीष सुबह अपने घर से निकल रहा है 7:20 पे, 25 मिनट में अगर वो एक व्यक्ति 7:20 पे निकलता है, 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंचता है, यानी कि 7:45 पे वो कुणाल के घर में पहुंच गया। इसके बाद भी मिलकर 15 मिनट में नाश्ता खत्म करते हैं। 15 मिनट में नाश्ता खत्म किया यानी कि 8 बज गया। ओके, और फिर वे ऑफिस के लिए निकलते हैं, यानी कि ऑफिस के लिए वो 8 बजे निकलता है, जिसमें उन्हें 35 मिनट लगते हैं, यानी कि 8:35 पे ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस के लिए निकलते हुए वे सुबह कितने बजे कुणाल के घर से निकलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि सुबह कितने बजे ऑफिस कुणाल के घर से निकल रहे हैं। एक मिनट, इसके बाद मिलकर 7:20 पे आशीष अपने घर से निकलता है, 25 मिनट में कुणाल के घर पहुंच जाता है, यानी कि 7:45 पे पहुंच गया। फिर पूछ रहा है कि ऑफिस के लिए निकलते हुए वे सुबह कितने बजे कुणाल के घर से निकलते हैं। इसका आंसर तो 8 आना चाहिए, यहाँ तो कुछ गड़बड़ दे रखी है। 93 वाले क्वेश्चन का आंसर बच्चों कुछ गलत दे रखा है, या कुछ सवाल में इशू है कहीं ना कहीं पे। इसको आप लोग खुद एक बार चेक कर लेना, क्योंकि जो मैं सेंस लगा पा रही हूँ उसमें या तो मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। 7:20 बजे निकलता है, 25 मिनट में कुणाल के घर पहुँचता है, यानी कि 7:45 पे पहुँच रहा है।
फिर वे मिलकर 15 मिनट में नाश्ता करते हैं, 8 बजा लिया, फिर और ऑफिस के लिए निकलते हैं। या तो इसका आंसर 7 ये सी वाला हो सकता है। इसे आप लोग एक बार चेक कर लेना 93 वाले को। बच्चों की कतार में कशिश बाएं बाएं एवं पांचवी ओर से मोना से छठे स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं तो कशिश बाएं से 13वें स्थान पर आ जाती है। तो दाएं से मोना का स्थान क्या हुआ? देखिए, इसका मैं आपको सिर्फ आंसर बताती हूँ, सॉल्यूशन करने में तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। मतलब दिमाग खराब नहीं, एक्चुअली प्रॉपर से मैं कर नहीं पा रही हूँ, यहाँ पर स्पेस इशू आता है, लिख नहीं पाते हैं क्वेश्चन से, तो आप लोग को भी दिक्कतें लगती होंगी। परिवार में दादी, पिता, माता, 4 बेटे, उनकी पत्नियां और प्रत्येक बेटे का एक बेटा और 2 बेटियां मौजूद हैं। परिवार में कुल मिलाकर कितनी महिलाएं हैं? जब आप इसको देखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारा, देखो, दादी हैं, पिता हैं, माता हैं, 4 बेटे हैं, उनकी पत्नियां हैं। दादी हो गई, पिता, माता, दो तो हो गई, यही वुमेन की बात हो रही है, दादी वुमेन में आ गई, एक दादी हो गई, फिर माता हो गई, फिर 4 बेटे, उनकी पत्नियां, यानी कि 4 बीवियां, यानी कि 4 वुमेन ये हो गई, और प्रत्येक बेटे का एक बेटा है और 2 बेटियां, यानी कि 4 बेटे हैं जो उनकी प्रत्येक की 2-2 बेटी, यानी कि 8, 8 4 12, यहाँ पे 14 आंसर आ जाएगा। दया का एक भाई है अनिल। दया चंद्रा का बेटा है, विमल चंद्रा का पिता है। रिश्ते में अनिल विमल का क्या लगता है? ये इसका ग्रैंडसन है, पोता। कैसे है? देखो, दया, मैंने आपको बताया था कि मेल को आप स्क्वायर से शो कर लीजिए और फीमेल को आप बॉक्स से शो कर लीजिए, जिससे कि हम जनरेशन गैप को अच्छे से इंडिकेट कर सकें। ये हमारा दया है, इसका एक ही भाई है। अनिल दया चंद्रा का बेटा है। अनिल कौन है? दया और चंद्रा का बेटा है। ये ऊपर आ जाएंगे चंद्रा। विमल कौन है? चंद्रा का पिता है, ये इससे भी ऊपर पहुंच जाएगा स्क्वायर। अरे भैया, हाँ, फिर रिश्ते में अनिल विमल का क्या है? पोता लगेगा। Q1F/2F, ये हमारी श्रृंखला पूरी करनी है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा LJC। एक मिनट, देखो कैसे आपको इसमें करना है। इसमें ये कैसे किया जाता है थोड़ा सा समझा देती हूँ, कल पे आप लीजिएगा। 1 है, यह 1 से 2 कैसे आया? QPQR, R के बाद में ऐसा आ गया, एक छोड़ दिया, फिर S के बाद में T छोड़ के U आ गया, U के बाद में V छोड़ के W आ गया, ऐसे ही W के बाद में X छोड़ के Y आ जाएगा। 1 यहाँ 2 6 21 कैसे आया? देखो 1 है, 1 × 1 + 1, ये हमारा 2 हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया, 2 × 2 + 2 6 हो गया। हो रहा है नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही हमारा 6, अरे भैया एक मिनट, एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट रखिए। 6 × 3 + 3 कितना हो गया? 21 हो गया। आ रहा है ऐसे 21 × 4 + 4 कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 97 का कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? 97 का सी वाला। इसमें जब आप देखोगे 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। 11 के बाद में क्या आएगा? 13 आएगा। फिर 3 5 7 11 13, 13 के बाद में कौन सा आता है प्राइम नंबर? 17 आता है। तो यहाँ पे सी वाला राइट होगा। CATFDWIG कुछ नहीं है, CDEF 3 का गैप चल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? LJC हो जाएगा। 4 दोस्त हैं, ABCD और D कक्षा 10+2 में एक साथ पढ़ते हैं। AB हिंदी में अच्छा है लेकिन अंग्रेजी में कमज़ोर है। A और C संस्कृत में अच्छा है लेकिन गणित में कमज़ोर है। C और D अंग्रेजी में अच्छे हैं लेकिन भूगोल में कमज़ोर हैं। और D और B किस में अच्छे हैं? गणित के साथ साथ संस्कृत में भी अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी में अच्छा है? अभी मैं सिर्फ इसका आंसर बता रही हूँ क्योंकि इसकी जो पूरी सॉल्यूशन है मैं प्रोवाइड कराने की स्पेस कम पड़ जाएगा। मेरी राइटिंग थोड़ी यहाँ पे डिस्टर्ब करती है। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा सी वाला, ए है जो हिंदी में भी अच्छा है और मैथ्स में अच्छा नहीं है। दोस्तों का कौन सा जोड़ा हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों में अच्छा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा C और D।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित तौर पर सही है? ए, भूगोल हिंदी संस्कृत में अच्छा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि सभी 4 दोस्त संस्कृत में अच्छे हैं। आज के टाइम में तो कोई संस्कृत में अच्छा नहीं होता, बहुत कम ही लोग होते हैं। इन प्रश्नों में पहले दो, अच्छा ये आपका स्लॉग का क्वेश्चन आ गया है। इसमें क्या दिया है? इन प्रश्नों में पहले 2 कथन दिए होंगे, फिर उसके 2 निष्कर्ष दिए होंगे, फिर आपको पहचानना है कि वो जो निष्कर्ष दिया है वो सही है नहीं है, और वो कथन के बेसिस पे होगा। आपको जोर से ज़्यादा सोचना नहीं है, और फिर आपको इसमें से देखना है। अगर दोनों सही होंगे, कोई सही नहीं है, तो आप लगाओगे यदि ना तो 1 ना ही सेकंड वाला। केवल सेकंड वाला सही है तो आप लगाओगे केवल सेकंड सही है। अगर फर्स्ट सही होगा तो आप लगाओगे फर्स्ट सही है। अगर दोनों सही होंगे तो आप लगाओगे दोनों सही है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? यदि प्याज के उत्पादन में कमी है तो प्याज की कीमत बढ़ेगी या प्याज की कीमत बढ़ गई है। निष्कर्ष दे रखा है प्याज के उत्पादन में कमी है, प्याज का निर्यात किया गया है। निर्यात की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। देखिए, हमें एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, जितना गिवन है सिर्फ उतना सोचना है। इसलिए यहाँ पे फर्स्ट वाला सही होगा, प्याज के उत्पादन में कमी है। यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलें तो हम मैच जीत जाएंगे, हमने मैच जीत लिया। ये तो स्टेटमेंट है। निष्कर्ष क्या निकलता है? सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलें। कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, यहाँ कहीं पे नहीं की बात ही नहीं हुई है, तो कौन सा ठीक होगा? हमारा पहला वाला ठीक होगा। कुछ कारोबारी धनी होते हैं, सोमन धनी है। सोमन एक कारोबारी है कि कहा गया ऊपर? ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। सोमन की एक बड़ी फर्म है, यहाँ फर्म की बात ही नहीं हुई है, यानी कि दोनों ही हमारे यहाँ पे निष्कर्ष गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ना तो 1 ना ही 2। राजेश का परिचय कराते हुए नेहा ने कहा, इनके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते बेटे हैं। नेहा का राजेश से क्या रिश्ता है? देखो, राजेश, ये कोई राजेश है, सही है। इसका इंट्रोडक्शन देते हुए नेहा कहती है, ये नेहा है जिसे मैं सर्कल से शो कर रही हूँ। इसका भाई यानी कि ये के पिता, यानी इससे ऊपर आएंगे मेरे दादा, इसके दादा यानी कि यहाँ पे इसके पापा होंगे, फिर इसके दादा आ गए। ये के इकलौते बेटे हैं। इसके पिता के दादा के मतलब इसके भाई के पिता यानी ये मेरे दादा के इकलौते बेटे, यानी कि कुल मिला के किसकी बात हो रही है? पूरी एक फैमिली की कहानी चल रही है। तो ये नेहा है, ये राजेश है। राजेश से नेहा का संबंध क्या आ रहा है? बेटी का आ रहा है। तो 106 का बी वाला सही हो जाएगा। राम की आयु पिछले वर्ष एक संख्या का वर्ग थी, अगले वर्ष वह एक संख्या का घन हो जाएगी। उसकी आयु को फिर से एक संख्या का घन हो जाने के लिए उसे इंतजार करना होगा कितना? देखो, इसका सीधा आंसर बताते हैं, 38 वर्ष। सॉल्यूशन आपको कराएं, लेकिन सॉल्यूशन कैसे कराएं? देखो, राम की एज कितनी है? मानो राम की एज कितनी है? 26 है प्रेजेंट एज। लास्ट ईयर 25 थी। 25 क्या होता है? 5 का वर्ग होता है। और नेक्स्ट ईयर कितनी होगी? फिर 27 होगी, जो कि 3 का क्यूब होता है। ओके, सो वो कह रहा है कि उसकी आयु कि वह यह एक घन संख्या का हो जाएगी। उसकी आयु के फिर से एक संख्या का घन हो जाने के लिए उसे कितना लंबा वेट करना होगा? यानी कि 27 के बाद अब कौन सा आता है वर्ग? 64 आता है। 3 का क्यूब फिर 4 का क्यूब 64। तो इसका मतलब अब 4 यानी कि 64। तो उसको 64 में से अगर मैं क्या माइनस कर दूं? 26 माइनस कर दूं उसकी प्रेजेंट एज को, तो कितना आएगा? 38 आंसर आएगा। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है। कुल मिलाकर 105 बार हाथ मिलाया जाए तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति मौजूद थे? देखो, इसको कैसे करना है? 105 व्यक्ति हैं, सही है। माना हमने कि कुल मिला के 105 बार हाथ मिलाया गया और x लोग थे मौजूद, तो क्या हुआ? x इंटू एक्स माइनस 1। एक एक कम करो, क्योंकि हाथ मिला रहे हैं। जो हाथ कब मिलाया जाएगा? एक हाथ जब 2 लोग मिलेंगे, अपॉन में 2। इससे आप इसको सॉल्व करोगे। x की जगह जो वैल्यू आएगी 105 आएगी, और इसका राइट आंसर कितना बैठेगा? इसका जो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 15। किसी कतार में मैं आखिरी व्यक्ति हूँ, जबकि मेरे दोस्त मेरे आगे हैं। यदि मेरे और मेरे दोस्त के बीच खड़ा व्यक्ति आगे से 23वें स्थान पर है तो कतार में मेरा स्थान क्या है? देखो, इसका राइट आंसर बताती हूँ मैं अभी, सिर्फ 39 है।
आप इसको सॉल्व कर लेना, ना हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ देना, बाद में मैं आपको इसका अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कराना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक घन को इस तरह से रंगना है कि अगल बगल की सतहों पर एक ही रंग होने से बचा जा सके। आपको कम से कम कितने रंगों की जरूरत पड़ेगी? तो 3 आंसर सही होगा। आम अर्थ में शिक्षण अधिगम का अभिप्राय क्या होता है? शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, हाँ ये होता है। शिक्षण के प्रति समर्पण, ये भी होता है। शिक्षा देने की क्षमता रखना, ये भी होता है। शिक्षण अधिगम क्या है? यानी कि यहाँ पे डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है? स्लाइड प्रोजेक्टर को, ब्लैक बोर्ड को, ओवरहेड को, या फिर परिचित दर्शी को? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट सहायता सामग्री ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता है, बाकी सारे हैं। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, प्रत्येक छमाही का मूल्यांकन? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि टाइम टू टाइम होता रहता है। बच्चों का पहला शिक्षक कौन होता है? बच्चों का जो पहला शिक्षक होता है वो माता पिता होते हैं, हम सब अच्छे से जानते हैं। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठापूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो, या उपयुक्त सभी? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक शिक्षक को तभी समाज में सम्मान मिलता है जब उसका जीवन मतलब आदर्श हो। हम कहते हैं कि हमें वो टीचर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो इस तरीके से आइडियल नेचर के हैं, जो कुछ भी है, और अपनी ड्यूटी के लिए ऑनेस्ट हैं और इफेक्टिव वे से लर्निंग कराते हैं। तो यहाँ पे डी वाला राइट होगा। शैक्षणिक दौरों के दौरान अपने बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं नहीं होनी चाहिए? बच्चों के दौरे का आनंद लेना चाहिए, बच्चों को अवलोकन करके प्रश्न पूछने चाहिए, बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछना चाहिए, बच्चों को अवलोकन करके अपनी डायरी में प्रश्न लिख लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे नॉट आएगा, इसमें मिसप्रिंट हो रखा है। 116 का सी आंसर सही होगा, क्योंकि बच्चों को कोई भी प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, ये वाला राइट होगा। आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है? दृश्य शब्द सहायता सामग्री का प्रयोग, पाठ को सबसे रोचक बनाना, छात्रों का सहयोग लेना, छात्रों के माता पिता से नियमित रूप में मिलना? तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर क्या होगा? आपकी राय में छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा होगा? छात्रों को सहयोग लेना। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थता, वस्तुनिष्ठता। देखिए जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, क्या वो होगा? वही नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई मतलब उपलब्धि का अच्छा परीक्षण ही नहीं है ना फिर, जहाँ पे एक चीज़ के दो मीनिंग निकल आए। समाज के एक एजेंट के रूप में स्कूल का प्राथमिक कार्य क्या है? सामाजिक स्थिरता बनाए रखना, बच्चों में व्यावसायिक सक्षमता का एक पर्याप्त स्तर विकसित करना, या फिर बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना, या फिर बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद देना? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बच्चों को, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ये वाला सही होगा, बच्चों को अपने परिवेश को समझने में मदद देना, कि प्रोवाइड चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरमेंट। 120 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक शिक्षक के लिए सबसे अनिवार्य माना जाता है? उसे विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए, या उसे एक विद्वान व्यक्ति होना चाहिए, या फिर उसे अनिवार्य रूप से अच्छे पहनावे वाला व्यक्ति होना चाहिए, या फिर उसमें भरपूर धैर्य होना चाहिए? तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा हमारा? उसमें पेशेंस होना चाहिए। अगर उसमें पेशेंस नहीं होगा तो छोटे छोटे बच्चों को वो कैसे पढ़ाएगा, मतलब क्योंकि वो शैतानी भी करते हैं। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्याएं हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास करना, आचरण संबंधी प्रवृत्ति में सुधार करना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो अगर आपका लर्निंग क्या है, जिसमें आपकी जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वही तो लर्निंग होती है। अगर लर्निंग के बाद भी आप मतलब पहले जैसे ही बने हुए, तो लर्निंग कहाँ हुई? लर्निंग तो फिर जीरो है आपकी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति के डैश का विकास करना। किसका विकास करना? व्यक्तित्व का विकास करना, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करना। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, पढ़कर,
सुनकर या खुद करके। हम जानते हैं जिसमें बच्चा एक्टिव होता है वो वाला आंसर हमारा सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई डूइंग, जब वो उस काम को खुद करेगा। विकासशील देशों के लिए आईसीटी में वैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। कैसे बच्चों, यहाँ पे कैसे होगा, गलत लिखा है। जो ग्रामीण और दूर दराज के स्थानों में रहते हैं, या फिर जिनको सीखने संबंधी विशेष आवश्यकताएं होती हैं, या फिर जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त सभी। भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल में शामिल है। भारत सरकार का साक्षर पोर्टल, साक्षर होगा, साक्षर नहीं होगा, सही, यहाँ पे सही कर लेना। प्रौद्योगिकी के बल पर बेहतर सीखने संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम, या फिर सीखने और ऑनलाइन शिक्षण के लिए मल्टीमीडिया शैक्षणिक संसाधन। तो यहाँ पे हमारा डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, सभी सही है। स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को डैश मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। इसका राइट क्या होगा, बेहतर शैक्षणिक विषय वस्तु, या फिर अधिक प्रभावी शिक्षण एवं अधिगम विधियां, या फिर अधिक अंतःक्रियात्मक शैक्षणिक सामग्री। ये सारे आंसर सही हैं। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना कब शुरू की गई थी? तो ये कब स्टार्ट हुई थी? 2004 में हुई थी। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट किया गया था? 2001 में स्टार्ट हुआ था। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश में निकाला गया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1998, यानी कि डी वाला। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम डैश वर्ष में लागू किया था। कब अप्लाई हुआ? तो 2009 में हमारा आरटी आया था ना। वैसे यहाँ पे मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटी जो है हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये हमारा 2009 में आया था, लेकिन जो अप्लाई हुआ है ना वो 1 अप्रैल 2010 में हुआ है। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं, इसलिए हमें डी के साथ ही जाना पड़ेगा। एक शिक्षक को सफल माना जाता है यदि वह छात्रों के विषय की जानकारी देता है, या फिर विषय वस्तु को एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत करता है, या फिर छात्रों की परीक्षाएं पास कराने की तैयारी करता है, या फिर छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करता है। तो इसका क्या आंसर होगा कि विषय वस्तु को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है। शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये का अर्थ क्या होता है? गतिविधियों के माध्यम से सीखना, सशक्त और प्रभावकारी शिक्षण, शिक्षक अनिवार्यता ऊर्जावान अति सक्रिय हो, या फिर विषय अति सक्रिय होने चाहिए ना कि स्थिर। सही बात है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा कि गतिविधियों के माध्यम से सीखा जाता है, क्योंकि गतिविधियाँ होंगी वहाँ बच्चा एक्टिव होगा, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा वहाँ लर्निंग अच्छी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता का पर निर्भर करता है? विद्यालय की संरचना, शिक्षक को विषय की समझ, शिक्षक की योग्यता, लिखावट। देखो लिखावट से इतना फर्क नहीं पड़ता, शिक्षक को विषय की कितनी समझ है उससे डिपेंड करता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को परीक्षा पास कराने के लिए तैयार करना, तो कोई बात ही नहीं हो गई। अच्छे नोट बोलकर लिखवाना, ये कोई बात नहीं, ये भी रॉन्ग है, ये कोई शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। विषय से संबंधित अपेक्षित सूचना मुहैया कराना, या फिर छात्रों को सोचने की शक्ति विकसित करना। यहाँ पे राइट आंसर होगा डी वाला, छात्रों को सोचने की शक्ति विकसित करना। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करता है? छात्रों को प्रभावित करने में, शिक्षण को रोचक बनाने में, या छात्रों को एकाग्रचित करने में, या फिर छात्रों के समझ स्तर की शिक्षण को के भीतर शिक्षण को रखने में। तो जो शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री है इसमें कहाँ उपयोग करता है कि जो भी मतलब टीचिंग है उसकी वो बच्चों के लेवल पे रही। ये नहीं कि 5th क्लास का बच्चा है उसको वो 10th क्लास की मैथ्स के क्वेश्चन करा रहा है तो वो उसकी लेवल का क्या हो गया, वो ऊपर हो गया, उसको समझ में कुछ नहीं आएगा। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, सीडीपी के क्वेश्चन ना हमेशा इंग्लिश हिंदी दोनों में देखिए, क्योंकि हिंदी में लैंग्वेज इतनी टफ होती है और ट्रांसलेशन भी कभी कभी मतलब बहुत अजीब दे रखा होता है कि आप आतों का क्वेश्चन भी गलत कर सकते हो।
तो बाइलिंगुअल होके हमेशा सीडीपी को पढ़ना चाहिए। आप हिंदी मीडियम के हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो मैं नहीं कहूँगी कि आप हिंदी में पढ़ो, आप इंग्लिश में पढ़ो, बेटर है। क्योंकि कुछ चीज़ें ना इंग्लिश में ज़्यादा ईजी होती हैं कंपेयर देन हिंदी। हिंदी में एक शब्द की 100 मीनिंग निकल आते हैं, और इतनी शुद्ध हिंदी होती है ना, वो भी हमको समझ में नहीं आती है। इसलिए जो भी टर्मिनोलॉजी है सीडीपी की, उसको जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में ज़रूर देखें। छात्रों के श्रम की भावना विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? मेहनत करने वाले लोगों का उदाहरण देना चाहिए। शिक्षक को मेहनत के काम में लगना चाहिए। मेहनत के महत्व पर विस्तृत व्याख्यान देना चाहिए। छात्रों को प्रायः मेहनत करने के मौके देने चाहिए। जहाँ बच्चा एक्टिव है वहीं तो अच्छी उसके अंदर मतलब लर्निंग होगी। चाहे वो मेहनत करे, कुछ भी करे। किसी हिल स्टेशन की यात्रा के दौरान यदि आपका एक छात्र किसी वृद्ध महिला के साथ दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी एक अत्यंत प्रतिष्ठित स्कूल से आते हैं, तो कोई बात नहीं, गलत है। उस महिला से बहस करेंगे, उसे पुलिस बुलाने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है भैया। अपने छात्र को उस वृद्ध महिला से माफ़ी मांगने के लिए कहेंगे, ये भी रॉन्ग है। सभी छात्रों को तुरंत उस जगह से दूर लेकर जाएंगे, ये भी रॉन्ग। सॉरी, मैं ध्यान नहीं दिया, सी वाला हमारा यहाँ पे राइट होगा। हमें हमारे बच्चे से क्या कहना चाहिए कि आपने उस इंसान के साथ बैड बिहेव किया है तो जाके अपोलाइज करो। अगर आप उसकी गलतियों को बढ़ावा दोगे तो फिर आगे वो वही गलतियाँ रिपीट करता रहेगा, और फिर वो एक मैनरलेस बच्चा बन जाएगा। आज वो बाहर वाले इंसान के साथ में कर रहा है, कल को वो अपने घर वाले लोगों के साथ करेगा। यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता या अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? माता पिता या अभिभावक को लिखना चाहिए, जाकर उनसे मिलना चाहिए, या फिर वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या फिर वैसे छात्रों को अनदेखा करना शुरू कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? माता पिता को लेटर लिखना चाहिए। समूह में और समूहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को डैश करते हैं। निरुत्साहित करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए? नहीं, हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोऑपरेटिव लर्निंग की बात हो रही है तो वहाँ पे हमें इंकरेजमेंट देना चाहिए। आजकल शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कंप्यूटर पर काम करना आवश्यक नहीं है, तो गलत बात है। हमें कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर साक्षर हो सकते हैं। इसमें मुझे बी वाला अच्छा ज़्यादा सही लग रहा है। बाकी आप भी एक बार इसको चेक कर लेना क्या अप्रोप्रिएट हो सकता है। और किसी पठन सामग्री को एक दौर में पढ़ना डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? ना एक दौर में हम पढ़ रहे हैं, समूहित, बंटित या फिर अंतरित। देखिए, इसको मास्ड लर्निंग कहा जाता है, MASSED, मास्ड लर्निंग, जो कि आई थिंक समूहित ही होगी। इसका हिंदी मीनिंग क्या है ये आप इसमें से एक बार चेक कर लीजिएगा। पाठ्यचर्या निर्माण का कार्य माना जाता है। एक नेमी कार्य, एक विशेषज्ञता कार्य नहीं, एक अत्यधिक विशेषज्ञता वाला कार्य, एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक अत्यधिक विशेषता वाला कार्य। करिकुलम बनाना, सिलेबस। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए लोगों के बीच। जब आप पब्लिक प्लेस पे बच्चे को मतलब प्रेस करते हो, उसकी तारीफ करते हो, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने में आगे आता है। विद्यार्थियों की समूह सक्रियता से निपटने के क्रम में उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विद्यार्थी अपरिपक्व होते हैं, हाँ ये सही है। विद्यार्थी अच्छे बुरे में अंतर कर पाने में अक्षम होते हैं, हाँ ये भी सही है। विद्यार्थी अधीर और संवेदनशील होते हैं, यहाँ पे हमारे डी वाला आंसर राइट होगा, सभी सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में से क्या उसे खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? ग्रेड या अंक? तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? दोनों चीज़ें, ग्रेड भी है अंक भी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें दी जाती है ना। स्कूल पुस्तकालय डैश का एक शैक्षणिक तंत्र है। अल्प मूल्य का, थोड़े महत्व का, या फिर ज़्यादा मूल्य नहीं। यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? विचारणीय मूल्य का, डी वाला राइट होगा। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डैश हिस्सा दृश्य और श्रवण हिंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 85% हिस्सा है।
अनुसंधान से पता चलता है कि डैश सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा, मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरण। जब इंसान में सीखने की इच्छा ही नहीं होगी तो कितना पढ़ाते रहो, कोई फ़र्क आएगा उसमें, वो सीखेगा ही नहीं। इसलिए मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के शिक्षक के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन डैश करता है, बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ पे यही बात राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। बढ़ावा देता है, सॉरी बढ़ावा देता है, बी वाला राइट होगा दोस्तों, उसका राइट आंसर होगा बी। 149 वाले का राइट आंसर बी है, ए वाला नहीं है। अब मैं ऊपर पीछे अगर लेके जाऊंगी तो फिर से स्क्रीन हिल जाएगी। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश करते हैं तो उसकी क्षमता क्या होती है, कोई गुना बढ़ती है, घटती है, अंशतः बढ़ती है, आप प्रभावित रहती, घटती है ना। जब हम फोर्सफुली किसी से काम कराते हैं, किसी के सिर पे खड़े हो जाएं तो क्या होगा, अगर वो उस काम को सही भी कर रहा होगा फिर भी उसके अंदर एक फियर होता है, जिसकी वजह से जो उसकी मतलब वर्क उस काम को करने की क्षमता है वो रिड्यूस होगी। तो ये हमारे 150 क्वेश्चन थे। इसमें 2-3 जो डाउट था वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में उसका सही आंसर मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, मैं सब्जेक्ट वाइज सारे क्वेश्चन की अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगी, कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूँगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी हमने अच्छे से डिस्कस नहीं करे हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ों की कमी है जिससे मैं कर नहीं पा रही हूँ अभी, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। तो वो आप वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, एंड थैंक यू सो मच।